हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेट में हम लोग मॉडल पेपर 2022 के आप कह सकते हैं आर्ट्स ग्रुप या कला वर्ग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दें, जो स्टूडेंट्स कला वर्ग से हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्विक प्रीव्यू दे रहा हूँ, जो कि आप क्वेश्चंस के नेचर और उनका लेवल देख सकते हैं। इनको हम लोग पूरे को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप पूरे क्वेश्चंस देख पाएं और समझ पाएं। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 इसलिए स्टार्ट है क्योंकि ये आपके पेपर सेकंड में जो है ये सेक्शन बी है, खंड बी है, इसलिए 51 से स्टार्ट है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो आपको बताना है। मनु ने किया था, कल्हड़ ने, कौटिल्य ने या बाणभट्ट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य की एक विश्व प्रसिद्ध जो रचना है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने राज्य के 7 अंग बताए थे, तो ये आप याद रखिएगा, इसीलिए इसको सप्तांग कहा जाता है। 52 है, निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा जो स्थान है वो जैन और धर्म का तीर्थ स्थान है? ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा वैशाली। आपको बता दें, यहाँ बिहार में लिखा है, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में लिखा होता तो इसका राइट आंसर जो होता वो होता कौशाम्बी। मैं आपको यूपी जीके में आपको ये पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। वैशाली जो है बिहार का, ये वर्तमान में आप कह सकते हैं हाजीपुर जिले में स्थित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आप देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, गुप्त राजाओं के बाद, गुप्त वंश राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपने राज्य का चिन्ह बनाया है? तो राज्य चिन्ह जिन्होंने गरुड़ बनाया उनको बताना है। राष्ट्रकूट, वर्धन, पल्लव या चोल? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पल्लवों ने इसको बनाया था। पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांची थी, या कावीपुरम भी उसका नाम था, एक दूसरा नाम था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर क्वेश्चन है, फतवा ए आलमगिरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? तो फतवा ए जो आलमगिरी है, ये जो पुस्तक है, इसका संग्रह जो है ये औरंगजेब के काल में किया गया था। ऑप्शन आप देख लीजिए, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो औरंगजेब के काल में किया गया था। इसमें आप कह सकते हैं जो शरिया कानून है उसका संग्रह है, एक तरीके से समझने के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आपको बता दें, पूरे मध्यकालीन में ये पहले तो इसमें क्वेश्चन में ही एक फैक्ट है कि एकमात्र मुस्लिम महिला शासक जो है, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो उसका राइट आंसर रजिया सुल्तान हो जाएगा। ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये आप ध्यान देंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था? तो अकबर के दरबार में वो कौन से विद्वान थे? ऑप्शन देखिए, अबुल फजल, राजा मान सिंह, दारा शिको या हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी जी जो थे, इन्होंने ही अथर्ववेद, साथ ही साथ रामायण और महाभारत जैसे काव्यों का भी अनुवाद फारसी में किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 57 देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ किन जन आंदोलन की शुरुआत हुई है या की है? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता है, जो दांडी मार्च से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, और ये 6 अप्रैल को इन्होंने कानून बनाकर नमक बनाकर कानून तोड़ा था 1930 में, और उसी के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर यहाँ गांधी जी के आंदोलनों के फैक्ट के बारे में बात कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो तीन आप कह सकते हैं कि जो विख्यात आंदोलन है उनके, वो है, हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, असभ्य कह सकते हैं, असभ लिख दे रहा हूं मैं। एक हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो 1900, अगर डेट लिखनी है तो 1920, 1930 और 1942। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, असभ्य 20, 30, 42। यहां आप देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन जो है 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये एक अच्छा ट्रिक होगा आपको याद करने के लिए, और अगर आप किसी और तरीके से याद किए हैं तो वो अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 58 को। तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसको जूम कर ले रहा हूं। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? ये हमें बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा
आपको साइमन कमीशन से पिछले सेशन में भी मैंने क्वेश्चन कराए थे कि ये 1900 बना तो 1927 को ये गठित हो गया था कमीशन जो है, लेकिन ये भारत आया था 1928 में और इसको आना था 1929 में। ये पहले आ गया था, उसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए ये इसका विरोध हुआ था। तो ये किस वायसराय के कार्यकाल में आए थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन जी के कार्यकाल में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। ये हमें ध्यान देना है, मतलब 1927 की घटना है। 59 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कांग्रेस के अधिवेशन से हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और उनकी अध्यक्षता के बाद ही उन्होंने 26 जनवरी 1930 को, मतलब इस अधिवेशन के बाद उन्होंने पहला स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस भी मना दिया था। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी को पूरी तरीके से जो हमारा आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको लागू किया गया था। और रावी नदी के तट पे इन्होंने तिरंगा फहराया था, ये भी फैक्ट आता है, तो ये आप याद रखिएगा इसी अधिवेशन के बाद। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग के किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? तो आपको पता है कि उस समय दो प्रमुख पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी। तो उन्होंने, मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी, लगभग 72 सीटें जीती थी। ये एक डेटा है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप संविधान सभा से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो एक बार उसको देखकर एग्जाम में जाइए। किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार, यहाँ देखिए भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो त्रिकोणीय संगम किस दर्रे को कहा जाता है? वो है दीफू दर्रा। आप इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों के स्क्रीन पे है, वो है काल बैशाखी या नार्वेस्टर नामक तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? तो यहाँ पे हमें तूफानों के नाम से, जैसे जो रिसेंट तूफान आए हैं वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीष्म काल के आरंभ में, मतलब गर्मियों सीजन के पहले ये तूफान आते हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि काल बैसाखी जो तूफान है वो किस राज्य में आता है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 63 नंबर क्वेश्चन है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? जब मैं आप लोगों को यूपी जीके में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन करा था, पहला ही क्वेश्चन था कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो वो पेनगंगा था। तो पेनगंगा फिर किसकी सहायक नदी है? वो है गोदावरी की। ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, इसको आप लोग जानते होंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ देखिए लिखा है सबसे गहरा बंदरगाह, तो वो है गंगावराम। गंगावराम जो बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम में और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची एवं मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? मतलब फसलों का समूह है, बागानी फसल, नकदी फसल, खाद्य व नकदी फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागानी फसल। इसमें हल्दी भी आ जाएगी, हल्दी की खेती जो होती है वो बागानी फसल में ही आ जाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, नकदी में जैसे सरसों आ जाएगी, गन्ना आ जाएगा, ये नकदी फसल है। खाद में गेहूं, धान, चावल, धान से ही बनता है। तो ये ऐसी फसलें, जौ जो है वो खाद्य में आ जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यूपी जीके में हमने फसलों के संबंधित क्वेश्चन में ये चीजें अच्छे से बताई हैं। 3 सीजन है, रबी, खरीफ, जायद, इससे भी आप एक बार देख लीजिएगा, उनकी फसलों को भी देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, जारवा और सेंटिलीज जनजातियां जो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? तो वो है अंडमान और निकोबार से। आपको बता दें जो इसमें सेंटिलीज जो जनजातियां हैं उन वहां जाने के लिए भी सरकार ने बैन कर रखा है, क्योंकि वो किसी भी आदमी को बाहरी मानते हैं। अभी रिसेंट में घटना हुई थी कि किसी विदेशी आप कह सकते हैं कि वो टूरिस्ट था, वो गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी वहां पे। तो ये आपके करंट अफेयर में भी कभी कभी क्वेश्चन इनसे बन जाता है। ये थोड़ी सी खतरनाक जनजातियां हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 67 देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो ये है झांसी में। ये मैंने आपको यूपी जीके में कराया था। जो स्टूडेंट्स यूपी जीके की क्लास किए होंगे अब उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। 68 देखिए, बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तो बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है झारखंड में, झारखंड के पलामू जिले से सटा हुआ या पलामू जिले में विस्तृत है ये राष्ट्रीय उद्यान। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? देखिए जो ऑप्शन है, इंग्लिश के ऑप्शन को हिंदी में लिख दिया गया है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपो, आयनो। तो आपको बता दें, आप ये पिछले सेशन में हम लोगों ने क्लास किया था प्रीवियस ईयर पेपर में, स्ट्रेटोस्फेयर को ही कहते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल में ही स्थित है ओजोन मंडल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सौर मंडल में कौन सा जो ग्रह है सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो वो है शुक्र ग्रह, इसीलिए इसको भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा। 71 नंबर क्वेश्चन जो है पॉलिटी से है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा है कि भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक संसद का अधिनियम कब बनता है? जब तक आपको पता है कि अगर एक हमें कानून बनाना है तो एक हमें पहले बिल पेश करना होता है, विधेयक पेश करना होता है, बिल को विधेयक कहते हैं। ठीक, बिल के बाद वो अगर लोकसभा से पास हो जाएगा एलएस, फिर उसके बाद जाएगा राज्यसभा, अगर राज्यसभा से पास होगा तो लोकसभा आएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। हम कभी कभी भूल जाते हैं प्रेसिडेंट, तो आपको याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसमें से कौन से संसद के भाग नहीं है। तो जब तक प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती है तब तक वो विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती या सिग्नेचर या मुहर, तब तक उसे अधिनियम नहीं माना जाता है या अधिनियम वो नहीं बनता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है? क्या? सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में सूचियां दी गई हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची के वो विषय हैं जो कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के वो है जो राज्य बना सकती है, समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जिसपे राज्य और केंद्र दोनों बना सकती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा। ये एक ओवरऑल इसकी एक गाइडलाइन है, ये आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? करंट अफेयर का क्वेश्चन ये हो सकता है, और ये होगा संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। 1/3 मतलब 33% रिजर्वेशन की बात की गई है, किसमें? संसद में भी और विधानसभाओं में भी राज्य की। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है? जैसे अटॉर्नी जनरल होता है केंद्र सरकार के यहाँ, उसी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उसी तरीके से महाअधिवक्ता का काम होता है राज्य की तरफ से अपना पक्ष रखना। ये राज्य के कानूनी एक तरीके से सहायता प्रदान करते हैं और राज्य की तरफ से केस लड़ने का काम करते हैं ये लोग। तो वो है, ये जो दिया गया है इसके कार्यकाल और नियुक्ति का वर्णन है वो है अनुच्छेद 165 में, ये आप याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति, तो यहाँ इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा से हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे संविधान सभा प्रारूप समिति, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। तो ये आप याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? पिछले प्रैक्टिस सेशन में मैंने बताया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये संशोधन हुआ था और इसको 51 के अंतर्गत या ए के अंतर्गत रखा गया था। मूल रूप से ये 10 मौलिक कर्तव्य थे, आगे चलकर एक और जोड़ दिया गया, तो अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपने 77 नंबर क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर आप टिक कर लीजिएगा 42, ऑप्शन ए। अब हम लोग नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन सा दूसरा स्तर है? आपको बता दें, पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज से संबंधित आप जितने फैक्ट है वो याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको अब तक याद हो गया होगा। यहाँ पे आपको पता है कि वो
त्रिस्तरीय, पहले नीचे ग्राम सभा है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये ब्लॉक स्तर पे है, तीसरा जिला स्तर पे है। तो हमें ये बताना है, ये कहीं कहीं पे स्थानीय नाम इसका बदल जाता है। तो ग्राम सभा सबसे निचला है, हमें दूसरा स्तर बताना है, वो है पंचायत समिति, जिसको हम कभी कभी ब्लॉक पंचायत समिति कहते हैं कहीं कहीं पे। तो इसका नाम बदल जाता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायत समिति। जिला सबसे ऊपरी स्तर है, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो आपको बता दें कि सबसे अधिकतम जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हैं वो है गुवाहाटी के। इसमें लगभग 7 राज्यों के अधिकार क्षेत्र आते हैं, 6 से 7। तो ये सबसे अधिकतम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आप 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ लिखा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा। व्हाट विल बी द राइट आंसर, आप इसके ऑप्शन को देखकर समझ सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब वित्त मंत्रालय, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है। मतलब मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से आप समझ सकते हैं। तो महंगाई का कारण क्या उच्च अप्रत्यक्ष कर महंगाई कारण बन सकता है, हाँ ये बन सकता है। सरकारी खर्च की कमी, ये मुद्रा कीमत में कमी, लोगों के खर्च में अगर कमी होती है तो ये मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनता। लोग अगर खर्च कम करेंगे तो वहां पे मुद्रास्फीति नहीं आएगी। 81 जो है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 है, किस कमेटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके स्पॉन्सर बैंकों से मिलाने का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव दिया था खुसरो कमेटी ने, और ये गठित कब हुई थी, 1979 से 80 तक इस कमेटी ने इस पे वर्क किया था। तो अगर ऑप्शन आए अगर ऐसा गठन से, तो वो 1980 भी आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोग देख सकते हैं, 82 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर मतलब जो डायरेक्टली आपसे लिया जाता है या आपको प्रभावित करता है वो कर डायरेक्टली, वो होगा आयकर। उत्पाद कर, सेल टैक्स, वैट, ये सब इनडायरेक्टली लिया जाता है, लेकिन आयकर आपके सीधे इनकम से लिया जाता है। तो ये आपके लिए प्रत्यक्ष कर होगा, ये राइट आंसर होगा। 83 है, किस समस्या के निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो किस समस्या से निपटने के लिए ये योजना शुरू गई थी, तो वो उसका राइट आंसर आप ऑप्शन में देख सकते हैं। और जैसा कि ऑप्शन दिख रहा है कि ये रोजगार से ही संबंधित है, क्या वो ग्रामीण गरीबी है, बंधुआ मजदूरी है, या आप इसका जो ये नेक्स्ट है शहरी गरीबी है, या ग्रामीण एवं शहरी गरीबी है। तो ग्रामीण के लिए मनरेगा या नरेगा के नाम से पहले आई थी जो रोजगार गारंटी योजना थी, और यहाँ पे जो है जवाहर या नेहरू रोजगार योजना जो है वो शहरी गरीबी से संबंधित है। तो ये आप ध्यान देंगे। 84 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे वो है, आप देख सकते हैं, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। तो राजकोषीय जो नीति है वो है, आप ऑप्शन देख लीजिए, रिजर्व, आवश्यकताओं में बदलाव, तरलता एवं सरकारी खर्च, कराधान एवं सरकारी खर्च, या खुला बाजार परिचालन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किससे संबंधित है, ये क्रॉप हो जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे वो होगा कराधान एवं सरकारी खर्च, टैक्सेशन, और जो गवर्नमेंट के खर्चे एक्सपेंसेस हैं उससे संबंधित है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। माइक्रो क्रेडिट ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो गैर बैंकिंग वित्त होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हिंदी से दे दिया है यहाँ पे, लेकिन हमें 85 तक ही हम लोग देखेंगे। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं एक दो बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है उद्धार का जो संधि विच्छेद है वो होगा उत धन आर। मृत्युंजय में समास कौन सा है, तो मृत्युंजय जो है इसका मतलब अर्थ जो है वो भगवान शिव से है, और यहाँ पे देख रहे हैं इस शब्द से तीसरे के अर्थ पता चल रहा है या तीसरे को संबोधन हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बहुब्री समास। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बेसिकली आर्ट्स ग्रुप के क्वेश्चंस को किया, इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन ही देख पाए। तो आई होप आपको आज का जो ये सेशन था ये समझ में आया होगा।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग आपके एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।